राजन गायकवाड़ जी जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय राजन गायकवाड़ साहब ने अनुमति प्रदान कर दी है आज की वेबिनार की। तो मैं भी चूंकि सफर में हूँ, तो वो बदन साहब भी सफर में ही हैं। अच्छा लगता है जब सभी सफर में होते हैं और अपने काम को भी ध्यान में रखते हैं और वेबिनार को भी चलाते हैं। तो सभी साथी को मैं पुनः धन्यवाद। आज की मीटिंग में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों का मैं पुनः स्वागत बंदन करता हूं। और आज के जो हमारे वक्ता साथी हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करता हूं। माननीय पीयूष गायन साहब, माननीय पीयूष गायन साहब, यदि आप जुड़ गए हैं तो आप अपने माइक को अनम्यूट करें। माननीय पीयूष गोयल साहब। और आज का जो बहुजन सफरनामा है, इस विषय पे अपनी वक्तव्य रखें माननीय पीयूष गोयल साहब। नेक्स्ट हमारे जो वक्ता रहेंगे साथी वह हैं माननीय धर्मेंद्र कुमार दादरा साहब, और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं माननीय धर्मेंद्र कुमार दादरा साहब, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं पंजाब से। नेक्स्ट जो हमारे वक्ता रहेंगे हाँ पीयूष सभी हाँ जी साहब। हाँ, ओके साहब। जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा जय भीम सर, नमो बुद्धाय साहब। पहले मुझे ये जानकारी देना चाहिए क्योंकि मुझे अपने मैंने बताया था महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में बताने के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम था, देखें वहाँ पर देखा रविदास जी का बारे में। तो इसमें क्या मैं रविदास जी के बारे में और जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में किस बारे में चर्चा करूं? बिल्कुल साहब। क्योंकि हमारा 31 जनवरी तक जो सफरनामा चल रहा था, तो वो जो जनवरी मंथ में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके विषय पर चल रहा था। और फरवरी से जो है हमारे जो महापुरुष हैं, फरवरी माह में रविदास जी और अन्य जो भी हमारे महापुरुष होंगे, तो आप जो भी आपको सिलेक्ट आपको लगता है, आपने की तैयारी है, आप उस महापुरुष के बारे में आप अपनी सफरनामे में रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं यही होना चाहिए, है ना। यदि आप संत रविदास जी के बारे में रख सकते हैं तो आप बिल्कुल, और जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं आप बिल्कुल आप रख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने जस्ट अभी अभी 29 जनवरी महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जन्मदिन था, जन्म जयंती पालन किया है। और इसके बारे में चर्चा बहुत कम हुआ है अभी। ऑल इंडिया में भी और बंगाल में भी ये चर्चा पहले से हम लोग बाबा साहेब के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में चर्चा बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा क्योंकि हमारा बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल जी का बहुत बढ़िया भूमिका था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं जानकारी देने के लिए। तो क्योंकि जो यूपी का जब हमारा वक्ता आएगा तो रविदास जी के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी मिलेगा, क्योंकि हमारा जो जानकारी है रविदास जी के बारे में थोड़ा बहुत कम है। लेकिन है, हम लोग को किताब भी है, लेकिन हम चाहते हैं जो वो हम यूपी से जब बोलेंगे तो हम उसके बारे में जान लेंगे। हम थोड़ा जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये इस बारे में भी लगता है चर्चा हुआ है कुछ, लेकिन मुझे थोड़ा तैयारी है जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में, तो इस बारे में मैं बोल रहा हूँ। उनका महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी, ये हमारा हम लोग बोलते हैं बंगाल का बाबा साहेब। ये जितने अच्छा काम किया है बंगाल में, जो उनका बारे में हम लोग भी पहले उनका बारे में चर्चा नहीं किया था, लेकिन लास्ट 1-2 साल के अंदर इनके बारे में बहुत चर्चा होने शुरू हुआ। और चर्चा होने के बाद हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो उसका बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोग को पास आया है। तो मैं छोटा सा उनका परिचय देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जो उनका जन्म हुआ था जब आप
बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश में है, बोरीशाल डिस्ट्रिक्ट में एक मोइस्तारकंदी ग्राम है, उसमें उनका जन्म हुआ था। तो जब वो बोरीशाल जिला में मोइस्तारकंदी गांव में 29 जनवरी 1904 में हुआ था। 1905 साल था बंगोभंग का मूवमेंट का, आगे उसका पहले 1 साल पहले उनका जन्म हुआ था। हाँ, तो उनका जन्म के बाद उनका पिता का नाम था रामदयाल मंडल और माता का नाम था संध्यारानी मंडल। और जोगिंद्रनाथ मंडल वो सबसे छोटा पुत्र था उनका। उनके पहले वो भारती तारा इंस्टीट्यूशन 1924 में उनका फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिकुलेशन पास किया। और उसके बाद 96 में उनका आईए पास किया। 1929 में उन्होंने बीए पास किया। और बीए पास करने के पहले, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली का, पुअर फैमिली से आया था, इसलिए उनको जब आईए पास किया है उसी टाइम में जो उनका कोई फिनेंशियल सपोर्ट नहीं देते तो पढ़ा मैंने वो आगे नहीं पढ़ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने वो शादी किया है। उनका जो फादर इन लॉ उनको हेल्प किया। इसके बाद वो बीए पास किया है। तो बीए पास करने के बाद उनको लगा कि मैं एमए पढ़ूंगा। तो एमए पढ़ने के लिए जब जा रहे तो उनके पास कोई हेल्प नहीं कर रहे ये एमए पास करने के लिए। तो इवन उनका फादर इन लॉ को भी सपोर्ट वो चाहे थे, लेकिन उनका भी वो सपोर्ट नहीं दे पाया। तो पहले उन्होंने ढाका चला गया और उनके पास तब ओनली 11 रुपीज उनका पास था। तो वो के लिए ढाका से ढाका उसी टाइम बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, तो ढाका से उन्होंने कलकत्ता चला गया। कोलकाता जाके वहां पर एक लॉजिंग में था और वहां पर ट्यूशन ही करते थे। ट्यूशन ही करके वो उसी टाइम लॉ में एडमिशन लिया। लॉ में एडमिशन लेने के बाद उनको लॉ पास किया। 1934 में उन्होंने लॉ पास किया, आइन पास, कलकत्ता से आइन पास किया। आइन पास करने के बाद पहले कुछ दिन और कलकत्ता में छोटा कोर्ट में कुछ प्रैक्टिस किया। उसके बाद वो फिर बोरीशाल लौट गए। बोरीशाल लौटने के बाद वो वहाँ पर वो प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया। और वहीं पर जितने सारे वो छोटा मोटा फार्मर वो आते थे उनके पास, वो सभी को केस लेते थे और उनके फ्री में केस लेते थे। और इतने सारे केस लेते, वो उनका इतना परिचित हो गया। तो उसके साथ साथ भी वो उनका पहले 1936 में वो उनका लोकल बोर्ड का वो मेंबर हो गया। फिर उसके बाद 1937 में उनका जिला बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उन्होंने। और 1937 में उन्होंने बाखरगंज में उनका जो उम्मीदवार जो 1937 में बंगाल जो प्रादेशिक विधानसभा था, उन चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। उन्होंने बाखरगंज उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट पर चुनाव लड़ा। और उसी टाइम कांग्रेस का उम्मीदवार था एक जमींदार सरल कुमार दत्त, खूब बहुत बड़ा जमींदार था और उनका परिचित भी बहुत अच्छा था। तो उनको भी उन्होंने पराजित किया। कांग्रेस को उम्मीदवार को 1937 में पराजित किया था। इसके साथ उनके साथ भी उनका इतना सारे परिचित हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके दादा शरद चंद्र बोस जो कांग्रेस का लीडर था उसी टाइम, वो उन्होंने बहुत बार उनसे मुलाकात की है और उनसे बोल रहे हैं जे आप कांग्रेस में आ जाइए। पहले उनको ऐसा प्रपोजल दिया, लेकिन वो नहीं आया, वो इंडिपेंडेंट ही था पहले। इसी टाइम जब बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो बंगाल में जब गवर्नमेंट फॉर्म किया उन्होंने क्या किया, उनका बोला जो हमारे जो जितना सारे वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इस शेड्यूल कास्ट लोगों को हमारा जो सुविधा देंगे हम उसके साथ रहेंगे। हाँ, तो हमारा ऐसा ऐसा सुविधा देना चाहिए इन लोगों को। तो इसी टाइम फजलुल हक उसी टाइम बंगाल का प्राइम मिनिस्टर बन गया, कृषक प्रजा पार्टी का, 1937 में जब इलेक्शन में गए। और
एक साथ हो गया मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी और निर्दल का। इसी टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उसी टाइम 30 सीट्स था शेड्यूल कास्ट का बंगाल में। 30 सीट्स में 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है 1937 में। और जोगिंद्रनाथ मंडल क्या किया, इसमें जो 23 निर्दल कैंडिडेट है, आउट ऑफ 30 शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, जो 23 निर्दल कैंडिडेट जीता है, वो आउट ऑफ 23 वो 20 को लेके एक इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट पार्टी बनाया। 20 निर्दल लेके एक साथ मैंने जोट बांधा, और जोट बांधने के बाद वो जे हम लोग एक साथ काम करेंगे, ये सभी को प्रॉमिस किया है, और एक साथ होके वो निर्दल लेके वो जो सरकार में शामिल हो गया। तो जब सरकार में शामिल हो गया, उसी टाइम जो इंडिपेंडेंट एससी पार्टी नाम दिया, उसी टाइम उनका प्रेसिडेंट हो गया हेमचंद्र नस्कर, और उन्होंने सेक्रेटरी हुआ, इस जे इंडिपेंडेंट एससी पार्टी बनाया। तो इसी टाइम जब ये जे कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग और निर्दल मिलके जो गवर्नमेंट बनाया, तो ये देखा उसमें जे वो एससी के काम ठीक से नहीं कर रहे। तो जब एससी के काम ठीक नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया, उनके आफ्टर 18 मंथ्स उन्होंने अनास्था लाया जोगिंद्रनाथ मंडल ने। उन्होंने, क्योंकि वो सभी टाइम में वो जो हमारा अनटचेबल लोगों के लिए काम करना उनका सभी टाइम जारी था। तो जब देख रहे हैं कि हमारा लोग नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारा लोग ये हम लोग गवर्नमेंट में है लेकिन हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम में उन्होंने अनास्था लगे। जब अनास्था लिया है उन्होंने, अनास्था में उनका पास 130 और 111 में उनका अनास्था पास नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट चल रहे थे। तो इसी टाइम में 1940 में फिर वो क्या किया, जब लीग से एक माने इनका जो रिजल्ट हो गया, कुछ दिन बाद भी वो गवर्नमेंट फॉल किया है। जब गवर्नमेंट फॉल किया है, उसी टाइम क्या है, जे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उसी टाइम फजलुल हक के साथ वो फिर मंत्रिसभा बनाया। तो वो 41 से 43 तक फजलुल हक का गवर्नमेंट ये इस टाइम चल रहे थे। तो फजलुल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये इसी टाइम कहते हैं श्यामा हक ये मंत्रिसभा, जो श्यामा हक मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड फजलुल हक में मिल करके ये गवर्नमेंट चलाया। तो जब इसी टाइम भी जब 1943 में फिर भी जोगेंद्रनाथ मंडल विधानसभा में इतना हुलस्थुल काम किया है, जो वहां से लोगों को पदत्याग करने पड़ा। और इसी टाइम 1943 में फजलुल हक का इसी टाइम रेजिग्नेशन देना पड़ा है। वो 24 मार्च 1943 में फजलुल हक का फिर रेजिग्नेशन देना पड़ा है। इसी टाइम जोगिंद्रनाथ मंडल क्या किया, जोगिंद्रनाथ मंडल फिर वो सारे इंडिपेंडेंट लोगों को लेके कलकत्ता में सावॉय होटल में पूरा एक साथ एकजुट करके रखा है, जो कोई भी किसी के साथ नहीं जाएगा जब तक हमारा 3 मिनिस्टर्स एंड 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जब तक वो नहीं देंगे, हम किसी को साथ काम नहीं करेंगे। और हमारा स्टूडेंट को पर ईयर 5 लाख को ग्रांट देना होगा, ये उनका कंडीशन है। जो देगा उसके साथ हम काम करेंगे। जो शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन में 5 लाख देने के लिए तैयार होगा, और 3 मिनिस्टर्स देना चाहिए, और 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी देना होगा। तो पहले
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक उनके पास गया है। तो जाके बोला जे ठीक है, पहले तुम हमारा साथ दो, बाद में हम देखेंगे तुम्हारा जो डिमांड्स है वो हम फुलफिल करेंगे। जोगेंद्र मंडल बोला नहीं, पहले आप लिख के दीजिए जी, ये आप देना है, तब हम आपको सपोर्ट देंगे। तो वो नहीं दिया, तो इसलिए वो फजलुल हक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद सोहरावर्दी दिया है, तो उनको भी ऐसे प्रपोजल दिया है। तो प्रपोजल देने के बाद तब वो राजी हो गया। इन द मीन टाइम वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब बाबा साहब ने बनाया, तो वो भी बाबा साहब के साथ उसी टाइम भी जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ मीटिंग नहीं हुआ, तो भी जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब को उनका लीडर मान लिया और बंगाल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी एक यूनिट बना लिया। और जब इन द मीन टाइम 1943 में जो सोहरावर्दी गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट फॉर्म किया है, और उसी टाइम 3 मिनिस्टर और शेड्यूल कास्ट का और 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जब दिया, उसी टाइम वो ज्वाइन किया गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट के ज्वाइन करने के बाद 1943 में पहले बार बाबा साहब के साथ जोगेंद्र मंडल का मीट हुआ। लेकिन उसका पहले वो बंगाल का तफसीली फेडरेशन का, बंगाल का वो पूरा चार्ज बाबा जोगेंद्रनाथ मंडल ने ले लिया। और बंगाल में सबसे बड़ा काम किया ये, जब वो गवर्नमेंट में वो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बन गया जोगेंद्रनाथ मंडल उसी टाइम। और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बनने के बाद हमारा कलकत्ता में बहुत बढ़िया काम किया उसी टाइम। जो 2 छात्रावास उन्होंने बनाया गवर्नमेंट का, एक उदयन छात्रावास आज भी वो चालू है, और एक भारती भवन छात्रावास। लेकिन वो भारती भवन छात्रावास अभी नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट में वो खत्म कर दिया है। लेकिन अभी भी उदयन छात्रावास चल रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं चल रहा है, लेकिन है, अभी भी है। तो इसी टाइम ये इसके बाद वो बहुत सारे काम किया उसी टाइम। जो गवर्नमेंट के जितना सारे रिजर्वेशन देना है वो, और सब का काम वो क्या करते थे, बाबा साहब को चिट्ठी लिखते थे जो हमको ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और बाबा साहब जब आते थे उनसे मुलाकात होते थे। लेकिन ये हमारा बंगाल से बॉम्बे ये डिस्टेंस और दिल्ली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने बाबा साहब का जितने सारे डायरेक्शन वो मानते थे, सब कुछ मान के वो चलते थे। तो इसी टाइम 28 मार्च जब मंत्रिसभा 1945 में मंत्रिसभा का फिर बंगाल में उनका पतन हो गया। तो इसके बाद वो 1946 में फिर भी इलेक्शन हुआ। तो इसी टाइम जब 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में तपस्वी फेडरेशन का कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में एक ही कैंडिडेट जीता था, वो है जोगेंद्रनाथ मंडल। आप लोग ये जानते थे जे ओनली वन कैंडिडेट ऑन द फ्रॉम तपस्वी फेडरेशन, बाबा साहब का जो पार्टी है तपस्वी फेडरेशन से, जोगेंद्रनाथ मंडल ही ओनली 1946 में जीता था। लेकिन जब गण परिषद का क्वेश्चन आया था, तो बाबा साहब का जब कहीं से वो, जब बॉम्बे से भी और कहीं से भी उनका गण परिषद में जाने के लिए कोई संभावना नहीं था, तो जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब का सपोर्ट दिया कि हम आपको बंगाल से जिताएंगे। लेकिन उसी टाइम प्रॉब्लम क्या है, जोगेंद्रनाथ मंडल का कोई सपोर्ट नहीं है, उनका पास सिर्फ तपस्वी फेडरेशन का एक ही उनका अपना वोट है और कोई नहीं है उनके पास। और क्योंकि और इसी टाइम 1937 का इलेक्शन, बंगाल का जो 1937 का इलेक्शन और 1946 का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें जो डिफरेंस है ये उसी टाइम निर्दल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था 1937 में। और 1946 में क्या हुआ, 1946 में ओनली
one is Jogendranath Mondal and another 3 independent candidates और जीता था। तो बाबा साहेब के उसी टाइम जीताने के लिए कम से कम 5 कैंडिडेट चाहिए था। तो 5 कैंडिडेट कहां से मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को जितने सारे लोग हैं वो बोल दिया है बाबा साहेब को तो वहां पर घुसने नहीं देंगे। और जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहेब को बोला कि आप सिग्नेचर कर दीजिए। लेकिन बाबा साहेब तो उनका भी भरोसा नहीं मिल रहे थे। तो फिर भी जोगेंद्रनाथ मंडल इतना जोर से बोला कि आपको हम जिताएंगे, तो आप सिर्फ साइन कर दीजिए। तो उनका साइन लेके वो सारे स्टूडेंट को, सारे लोगों को उनके पास गया, ये बाबा साहेब को यहाँ से जिताना है। तो जितने सारे पारो, वो हमारा जितने सारे तपस्वी एमएलए है उनके पास जाओ और बात करो। और वो आपने भी बहुत सारे एमएलए को पास गया। इसके साथ साथ भी वो जितने सारे मुस्लिम जो एमएलए है उनको भी बोला कि आप एक काम कीजिए, जे सभी को आप बता दीजिए जे बाबा साहेब के फेवर में उनका वोट देने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे एमएलए को भी वो पूरा जो बाबा साहेब के भी कांग्रेस का 2-4 एमएलए था जो बाबा साहेब के वो चाहते थे, लेकिन उनका भी वो शैडो में ले गया, वो अलग कर दिया। जो जोगेंद्रनाथ मंडल उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कर दिया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल पूरा उसी टाइम जोगेंद्रनाथ मंडल लॉ मिनिस्टर था उसी टाइम, लॉ मिनिस्टर और पूर्त एंड गृह निर्माण मिनिस्टर था, क्योंकि वो उसी टाइम गवर्नमेंट में भी ज्वाइन किया था। तो वो सभी को पास वो कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो फिर एक कोशिश के कामयाब हो गया और इसी टाइम वोट दिया जोगेंद्रनाथ, माने जो 18 जुलाई 1946 में जब बंगाल में ये गण परिषद का वोट था, वो वोट में एक के प्लेस में 6 वोट मिला था बाबा साहब को, 5 के अलावा उनका 6 वोट मिला था। वो वोट दिया था जोगेंद्रनाथ जी, और अपना वोट है द्वारिकानाथ बारुरी, गायानाथ विश्वास, नगेंद्र नारायण राय, मुकुंद बिहारी मल्लिक, क्षेत्रनाथ सिंह। ये लोग था जो जिसने वोट दिया था। ये इंटरेस्टिंग बात ये है, जिन्होंने वोट दिया है ये वोट इनका एरिया था खुलना, रंगपुर, टांगाइल, बोरीशाल, फरीदपुर। ये जितने सारे लोग इस एरिया से वो बाबा साहेब का वोट दिया है, ये सारे एरिया जब बंगाल का डिवीजन हो गया, ये पूरा बांग्लादेश में चला गया। ये बहुत बढ़िया कॉन्स्पिरेसी था। जब गण परिषद का जो 24 अगस्त में तैयार हुआ था, इसी टाइम जो सारे चला गया इसी। और उसी टाइम जब गण परिषद में गण परिषद में उसी टाइम जब अगस्त में अक्टूबर में बंगाल का गवर्नमेंट गण परिषद में ज्वाइन किया। अगस्त में गण परिषद तैयार हुआ, और लेकिन बंगाल का गवर्नमेंट ज्वाइन किया 1946 का अक्टूबर में। और उसी टाइम गण परिषद में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल को गण परिषद में इंडिया का भारत का गण परिषद में उनका आईन मंत्री बना दिया। लेकिन इसके बाद जब भारत का जो डिवीजन हो रहे थे, बंगाल का जो डिवीजन हो रहे थे, जोगेंद्रनाथ मंडल एंड शरद चंद्र बोस सुभाष बोस का जो बड़े भैया शरद चंद्र बोस, ये दोनों बहुत सारे एरिया को वो बंगाल का जो डिवीजन के विरोध में बहुत काम किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल का डिवीजन करने के लिए बहुत काम किया, उन्होंने प्रचार किया है। और जोगेंद्रनाथ मंडल दूसरा वो विरोध किया जो बंगाल का डिवीजन नहीं होना देने चाहते थे। और इसके साथ और सुभाष चंद्र बोस का दादा शरद चंद्र बोस भी जोगेंद्रनाथ मंडल के पास था। तो जब
जब डिवीजन अनाउंस हो गया तो जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब का पूछा मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या इंडिया में चलाऊं और पाकिस्तान में मुझे रहना चाहिए। तो बाबा साहब ने उनका बोला जे वहां पर जितने सारे लोग रहेंगे तो उनको देखने के लिए कोई नहीं रहेंगे उधर, क्योंकि हमारा आज बहुत प्रॉब्लम है, तो उधर आप नहीं रहेंगे तो उधर देखने के लिए, उधर हमारा बहुत सारे तपस्वी भाई उधर रहेंगे तो उनका देखने के लिए कोई नहीं रहेंगे। तो ये बाबा साहब के परमिशन लेने के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल वो पाकिस्तान में रह गया। तो पाकिस्तान में जब रह गया वहां पर जो पहले उनका वहां पर जो फर्स्ट स्पीकर जो चेयरमैन उनका पहले जो टेम्पोररी चेयरमैन उन्होंने पहले बनाया, उसके बाद वो जब गवर्नमेंट फॉर्म किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर एंड लेबर मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल। तो जब तक और जिन्ना के साथ जोगेंद्रनाथ मंडल का बहुत परिचय था। वो जिन्ना जब तक जिंदा था जोगेंद्रनाथ मंडल का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब जिन्ना के बाद ही बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गया, और इतने सारे कॉन्स्पिरेसी, और क्योंकि जब पाकिस्तान में जोगेंद्रनाथ मंडल जाते थे और पाकिस्तान से और कोई प्रॉब्लम और जो राइट होते थे उसी टाइम फिर भी वो बंगाल में आते थे, जो डिवाइडेड माने पूर्व पाकिस्तान दैट टाइम। सर कृपया आप अपना माइक थोड़ा आगे कर लीजिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, आ रहे हैं ना? जी जी, अब आ रही है। हाँ, तो जब जोगेंद्रनाथ मंडल इसी टाइम जो प्रॉब्लम हो रहे थे ये बंगाल में बहुत सारे उसी टाइम और रायोट और बहुत कुछ हो रहे थे, तो और उसके साथ भी उनका एक प्लानिंग भी बनाया, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल एनी प्रॉब्लम होता था वो इतना सारे प्रोटेस्ट करता था जो मुस्लिम वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत प्रॉब्लम खड़ा किया है। गायन साहब, आपकी थोड़ी वॉइस में आप अपने पास रखिए थोड़ा माइक, तो आवाज, हेलो, हाँ जी, कम आ रही है शायद। अच्छा तो ठीक, निकाल कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, अब हाँ ठीक आ रही है जी। आ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। अच्छा, तो उन्होंने जब इतने सारे प्रॉब्लम हो गया जो जोगेंद्रनाथ मंडल वहां से 1950 जब इतना कॉन्स्पिरेसी हो रहा है कि उनका वो मारने के लिए ऐसा ऐसा बहुत कुछ हो गया जो उनका माने मर्डर होने का संभावना तैयार हो गया। तो उनका जो व्यक्तिगत जो उनका जो असिस्टेंट था, उन्होंने उनका बताया कि आपको जब उनका लड़का इंडिया कोलकाता में था तो उनका बोला कि आप कोलकाता के जब कोलकाता उसी टाइम कोलकाता आया था, तो कोलकाता जब आया था तो उनका असिस्टेंट बोला कि आप पाकिस्तान लौटेंगे तो आपका एक वो चाहते हैं आप लोग को मर्डर कर देंगे और नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन उनका मिला है और बहुत दिन से ये ऐसा चल रहा है, क्योंकि उनका साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जिन्ना के बाद। तो उसी टाइम वो बाबा साहब के ऐसा भेजा कि हम ऐसा चाहते हैं, तो बोलो ठीक है, आप इधर जो उद्वास्तु है ये उद्वास्तु के बारे में आपको काम करना है, तो आप नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है। तो अब कलकत्ता से जोगेंद्रनाथ मंडल यहाँ से उनका 1950 8 अक्टूबर 1950 वो यहाँ से उनका रेजिग्नेशन लेटर, वो आईन मंत्री का जो लॉ मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर का वो रेजिग्नेशन लेटर यहाँ से भेज दिया। ये भेज देने के बाद 1483 भेज देने के बाद उन्होंने दुखिए के सर कंक्लूड करिए, शॉर्ट करिए, आपका टाइम हो गया।
अच्छा अच्छा अच्छा, कंक्लूड करिए। कट रखे जो ये पे हैं देखो, ये क्या है? गड्डी में। हाँ गायन साहब तो आप हम अपना लोग कंप्लीट करिए जी। ठीक करिए ठीक है। करिए जी। हम ये बात जो जोगिंद्रनाथ मंडल बहुत काम किया है उसके बारे में बहुत कुछ हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। तो फिर भी हम बाद में, और 1950 से वो फिर भी इधर वोट में लड़ा था, उनको किया था। और उनका जो डेथ हो गया वो एक्सीडेंटल डेथ है। और जो क्यों डेथ हुआ है वो भी एक कंस्पिरेसी है, वो रहस्य है अभी तक। वो कैसा डेथ हुआ ये भी पता नहीं चला। तो ये बहुत कुछ बाबा, ये जो हम लोग कहते हैं जोगिंद्रनाथ मंडल बांग्ला बंगाल का बाबा साहेब है, बंगाल का शार्दुल है। और ये बहुत कुछ है। यहाँ पर नहीं रहते तो बाबा साहेब को जो गण परिषद में जाने के लिए जो रास्ता किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। तो आप सभी मेरा वक्तव्य सुनाए, इसीलिए सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। तो आज के वक्ता पीयूष गायन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जोगिंद्रनाथ मंडल जी के जीवन के बारे में बताया। जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस साल हमारे सभी बहुजन नायकों का विवेचन करने जा रही है, जिसमें आज का जो विषय है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त करने, जो उन्होंने समाज को, बहुजन समाज को अपना योगदान दिया उसके संबंध में। तो वक्तागणों ने बहुत ही विस्तार से जोगिंद्रनाथ मंडल जी के जीवन के संबंध में और योगदान के संबंध में बड़े ही विस्तार से बताया। इनका बहुत बहुत साधुवाद। तो अगले वक्ता तैयार रहें। धर्मेंद्र दादरा साहब है अगले वक्ता। हाँ जी सर। जी सर, कंटिन्यू सर, अपनी स्पीच रखिए दादरा साहब। संचालक जी का नेट प्रॉब्लम है, तो आपसे निवेदन है कि अपने ठीक है जी, स्पीच को आप आज के सब्जेक्ट के अनुसार रखने की कृपा करें। आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी श्रोता गणों को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक रखा हुआ है, बहुजन सफरनामा के संत गुरु रविदास जी, उनकी वाणी के ऊपर टॉपिक दिया गया है। जैसा कि आरबीएम का जो उद्देश्य और संस्थापक महोदय मान्यवर प्रकाश भारती जी ने जो एक समाज को, देश को दुनिया के सामने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संतों, महापुरुषों के जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का ये दायित्व लिया हुआ है, उसमें अलग अलग समय पर जो टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, ताकि इतिहास के पन्नों में जिन महापुरुषों की जीवनी, उनके विचारधारा, बुक्स और सरकारें जो हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ा रही, ये एक मंच है जिसके माध्यम से हर स्टेट के जो लोकल और देश के जो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। जैसा कि आज मुझे टॉपिक दिया गया है, गुरु रविदास जी, कई जगह पर उनको गुरु रैदास जी भी कहते हैं, कई जगह पर संत कहते हैं, अलग अलग तरीके से उनका हम नाम लेते हैं और उनका नाम जपते हैं। तो जैसा कि उनका एक श्लोक है, 1433 की माघ सुधी 15 रास, दुखियों के कल्याण हित
प्रगटे श्री रविदास। ये गुरु रविदास महाराज का अपना श्लोक है, जिसका मतलब उन्होंने अपने जन्म की एक सन बताया है 1433 माघ सुदी 15, मतलब 1433 ईस्वी माघ महीना, देसी महीने होते हैं उसमें माघ का महीना है, उसकी जो पूर्णमासी है उस दिन को उनका जन्म हुआ था। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु रविदास जी दुखियों के कल्याण के लिए 1433 की माघ की जो संक्रांत होती है, पूर्णमासी है, उस दिन उनका जन्म हुआ था। कुछ महाविद्वानों का थोड़ा बहुत इस पर मतभेद भी है, परंतु इस श्लोक से ये क्लियर है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। और एक ऐसे महापुरुष जो नीची जाति में उस समय माने जाने वाली नीची जाति, जो जाति जो है चमड़े का काम करती थी और उनको चमार जाति से बुलाया जाता था, उस जाति में उनका जन्म हुआ और उन्होंने समाज में, खासकर नॉर्थ इंडिया में अपनी भक्ति, कविश्री, समाज सुधारक के नाम और धार्मिक जागृति के से उनको जाना जाता है। तो उनका जो जन्म हुआ था सीर गोवर्धनपुर, यूपी में, काशी के पास, वहां पर हुआ था। और गुरु रविदास जी का पिताजी का नाम संतोख दास और माता कलसा देवी जी था, और लगभग 120 साल की उम्र आयु उन्होंने बिताई। और उसमें सारी जिंदगी उनकी बचपन से लेकर आखिर तक हर पल उनका जो क्रांतिकारी विचारधारा था और समाज को एक सेध देने वाले वो कौतक जिसको करिश्मा बोलते हैं, जिसको हम आज साइंस में भी खोज कहते हैं, तो उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज में जो चल रही अनटचेबिलिटी, छुआछात, उसका विरोध किया, अपने विचार और तर्क के सहित उन सभी का जवाब दिया था। तो गुरु रविदास महाराज जी के पिताजी जूतों का काम करते थे। चमड़ा, जो मरे हुए पशु थे उनका चमड़ा निकालकर उनका जूता बनाया जाता था। आमतौर पर आज लोग कहते हैं कि जूता गांठने का काम करते थे, मगर कई विद्वान इस विचारधारा से अलग हैं, क्योंकि अगर जूता बनाना है, आज के टाइम में जूता बनाने वाले जो है वो फैक्ट्री के मालिक, उनका मानना है कि गुरु रविदास जी उस टाइम में एक स्किल्ड पर्सन थे और उनके पिताजी जो है उनका जूते बनाने का कारोबार था। मतलब कि उस टाइम में एक इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप के वो स्किल्ड पर्सन थे। तो उसको आगे उन्होंने काम शुरू किया। लोग उनसे नफरत करते थे उस समय के, उस जमाने के जो थे। और रविदास जी महाराज अपने अक्सर जितने भी उनके श्लोक हैं, जैसा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में गुरु ग्रंथ साहब में उनके लगभग 41 श्लोक उसमें लिखे हुए हैं, और हर श्लोक का एक मतलब है और वो क्रांतिकारी विचार है। एक एक श्लोक पर अगर हम विचार करना चाहें तो एक एक टॉपिक है, एक श्लोक पर पीएचडी की जा सकती है। और काफी बच्चे हमारे जो है वो पीएचडी गुरु रविदास महाराज के ऊपर कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी के बहुत ही, जैसे उन्होंने एक बार, आज जैसे शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया था। और उन्होंने जो उनके जिंदगी के 3 शब्द हैं, जिंदगी के निचोड़ में 3, फर्स्ट एजुकेशन है,
और एजुकेशन जो है, अगर हम उसको गुरु रविदास महाराज जी के श्लोक में देखा जाए तो उन्होंने, गुरु रविदास महाराज जी ने एजुकेशन कितना नुकसान पहुंच जाती है उसका उस समय में रविदास महाराज ने कहा था, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। एक गुरु रविदास महाराज जी का ये एक श्लोक है। उन्होंने इस श्लोक से ये बताया है कि अविद्या मतलब जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो इतना कमजोर हो जाता है, उसका इतना नुकसान होता है जैसे एक दीपक उसमें तेल खत्म हो जाए, वो अंधेरा कर देता है। इस तरह जो इंसान, जो मनुष्य विद्या से अचूक रह जाए तो उसके जिंदगी में एक अंधेरा ही छा जाता है। एजुकेशन का जो आज भी एजुकेशन हमें इतना नुकसान पहुंचाती है, अगर एजुकेटेड नहीं है हम, चाहे वो बुक एजुकेशन हो, डिग्री वाली हो या सिविलाइजेशन वाली एजुकेशन हो, उसके बिना हमारी जिंदगी में अंधेरा है। ये गुरु रविदास महाराज जी ने 15वीं शताब्दी में बता दिया था कि अशिक्षा जो है उसको कितना नुकसान कर देती है। तो ऐसे ही गुरु रविदास महाराज जी ने उनके बचपन में जो है उनको शिक्षा पाठशाला जाने का मौका मिला था, मगर समाज के लोग जो थे वो उनको अच्छा नहीं मानते थे। फिर भी उन्होंने बचपन में शारदानंद जी, एक उनके अध्यापक हुए हैं पंडित शारदानंद जी, उनसे उन्होंने कुछ शिक्षा ली है। ऐसा लिखा है कुछ विद्वानों ने कि बचपन से ही गुरु रविदास जी एक महाज्ञानी थे और महान आदमी थे। एक स्टोरी है, उसमें बताया गया है कि पंडित शारदानंद जी का बेटा और गुरु रविदास जी, ये दोनों एक ही हम उम्र थे और दोनों इकट्ठे अक्सर खेलते रहते थे। एक रात काफी देर रात तक दोनों खेलते रहे और अपने घर में चले गए। दूसरे दिन जब गुरु रविदास महाराज आए तो देखा उन्होंने कि उसका दोस्त जो पंडित शारदानंद जी का बेटा था वो उनको नहीं दिखा, और जब उन्होंने पूछा तो ये उनको पता लगा कि उसका देहांत हो गया है। तो गुरु महाराज जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरा दोस्त जो कल मेरे साथ खेल रहा था वो कहाँ चला गया। और गुरु रविदास जी इतने महान थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की और अपने दोस्त को बोला कि अरे भाई, मैं तो आपसे खेलना चाहता हूं, आप कहाँ हो। तो ऐसा माना जाता है कि शारदानंद जी के बेटे जिसको सभी ने मृतक घोषित कर दिया था, तो वो उठ के खड़े हो गए और गुरु महाराज जी के साथ खेलना शुरू कर दिया। इतने जो है महान आदमी थे गुरु रविदास महाराज बचपन से ही। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर गुरु रविदास महाराज जी ने भगवान से टक्कर ली, जो उस समय में जातिवादी ऊंच नीचता का जो कुरीतियां थी उसको चोट पहुंचाते हुए कई बारी उन्होंने अपने शब्दावली में क्रांतिकारी विचारों को श्लोकों की तरह से बोला। जैसे एक श्लोक में गुरु रविदास जी महाराज ने भगवान को ताना मारा, उनसे बोला कि तो ही मोही मोही तो ही, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। एक बार गुरु रविदास महाराज जी को समाज की कुरीति का सामना करना पड़ा और उनको लोगों ने चोट पहुंचाई भी, अरे भाई तुम क्या चीज हो, तुम तो एक नीच जात के चमार हो, तुम हमारे बराबर नहीं बैठ सकते। तब रविदास जी महाराज ने ये श्लोक का उच्चारण किया कि तो ही मोही
मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। ये है भगवान। भगवान को रविदास महाराज जी ने बोला कि अरे तेरा मेरा क्या अंतर है, ओ गॉड, तो ही मोही, मैं और तुम और मैं, हमारे में अंतर क्या है। जो उच्च जात के, जो उस ऊंची जाति के समाज के लोग थे, उनको भी बताया, और भगवान को इशारा करते हुए उनको ये शब्द बोल के बताया कि तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे सोना और गहना, सोने का गहना बना हुआ हो वो भी सोना ही होता है, और सोना भी। कनक कटिक जल तरंग जैसा, और जैसे पानी की लहरें होती हैं, वो भी पानी है, लहरें हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही मेरा और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं, हम दोनों में खून एक है, अंग पूरे हैं, लाल रंग है। तो ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने काफी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि उन्होंने समाज में, उन्होंने अपने ऊपर, अपने जिंदगी में उनको फेस किया, और उसका उन्होंने श्लोक के रूप में अपनी वाणी से उनको समाज में उच्च जात के लोगों को चोट पहुंचाई, ताकि समाज की उच्च नीचता जो है वो दूर हो सके। ऐसे ही और बहुत श्लोक हैं। जैसे आजकल इलेक्शंस का दौर चल रहा है, और इलेक्शन में कभी सारे नेता आते हैं, बहुत पार्टीज के बड़े लारे और नारे लगाए जाते हैं, हर इलेक्शन में होता है। तो हर कोई पार्टी ये बोलती है कि हम आपको ऐसा राज देंगे, वैसा राज देंगे। तो गुरु रविदास महाराज ने उस समय एक कल्पना की थी कि कैसा शहर चाहिए हमें, कैसा शहर चाहिए। उन्होंने अपने श्लोक में बड़ा प्यार से और बड़ा ही क्लीनली और डायरेक्टली ये बोला था, बेगमपुरा शहर का नाव। उन्होंने एक शहर की कल्पना की थी कि ऐसा शहर होना चाहिए, बेगमपुरा शहर का नाव, दुख अंधो नहीं थोटा। मतलब मुझे एक ऐसा शहर चाहिए जहां पर कोई गम ना हो, दुख अंधो नहीं थोड़ा। उस शहर में, उस ऐसे माहौल में दुख और अनदेखी, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं थोठाऊं, ना तजवीज खिराज ना माल, खौफ न खता न तरस जवान। ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई जाति पाति का भेद नहीं होना चाहिए, किसी का डर, खौफ और किसी का तरस, ऐसा माहौल समाज में नहीं होना चाहिए। ये गुरु रविदास महाराज जी ने अपने समय में, उस समय में जो जाति व्यवस्था चल रही थी, जो ऊंच नीचता की व्यवस्था चल रही थी, उसको चोट मारते हुए ये शब्द जो है वो उच्चारे थे, बोले थे, जो कि उस समय से लेकर अगर आज कल्पना करें तो आज तक वैसा ही माहौल चल रहा है। हर इलेक्शन आती हैं, 5 साल बाद इलेक्शन आती हैं, पार्लियामेंट की आती हैं, विधानसभा की आती हैं। हर इलेक्शंस में यही बोला जाता है, हम आपको ऐसा शासन देंगे, ऐसा बनाएंगे। नहीं नहीं, पार्टियां आती है, हम लोगों को गुमराह करते हैं, हमसे हमारी वोटें ले लेते हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी उस समय के काफी समकालीन उनके और भी थे, जिनका जैसे कि नामदेव जी हैं, उनके बड़े श्लोक हैं, संत कबीर जी हैं, ऐसे और कई उस समय के उनके समकालीन क्रांतिकारी विचारों वाले समाज सुधारक हुए हैं, जिनका अगर हम कभी फिर मौका मिलेगा तो उनका भी मैं डिटेल में हम करेंगे चर्चा। तो आज तो सिर्फ गुरु रविदास महाराज जी की बात हो रही है। तो एक समय की बात है, लगभग 1526 के आसपास की बात है। उस समय बाबर हमारे देश पर उसने हमला किया और पानीपत की एक लड़ाई हुई थी, और बाबर उसमें जीता था। और बाबर ने उस समय बहुत नुकसान किया था, और गुरु नानक देव जी ने भी एक भगवान को और बाबर को कल्पना की थी, ऐती मार पे ही कुरलाने,
तय की दर्द न आया। बाबर ने इतना जुल्म किया था, इतने लोगों की हत्या की थी कि गुरु नानक देव जी ने भगवान को बाबर के इतने दुखों की जो है ये श्लोक उच्चारण किया था कि इतनी मार पड़ चुकी है कि यह भगवान, ए भगवान की तुम्हें दर्द नहीं आ रहा। ये बाबर को उन्होंने डायरेक्ट बोला था। और बाबर का बेटा हुआ था हुमायूं। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को कहीं से पता लगा कि रविदास जी एक बड़े ही उच्च कोटि के जो है विद्वान हैं। उसने इच्छा की और वो मिलने आया था और रविदास महाराज जी से बड़ा प्रभावित हुआ था अपने बेटे को साथ में लाकर। तो इसकी भी एक काफी लंबी जुड़ी कहानी है। तो रविदास महाराज जी ने जाति पर चोट मारी। उनके एक बार उनको जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो पिंडदान जैसे बोलते हैं हम, वो अंतिम अरदास करने के लिए उनको जाना था, गंगा के किनारे पर देना था। और लोग जो पंडित हैं वो बोल रहे हैं आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी जाति पाति की व्यवस्था को तोड़ते हुए उन्होंने गंगा मैया से ये कहा था कि मेरा जो कंगन है, जो सोने का दान करना है मैंने, वो अगर आप बाहर निकल के अपने हाथों से लोगे तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं। तो ये एक सभी को कहानी पता है इसकी। तो उस समय गुरु रविदास महाराज जी ने जात पात के पंडित जो है शंख बजाकर वो बजाने नहीं देते थे, जनेऊ नहीं डालने देते थे। जनेऊ की भी कहानियां हैं। तो रविदास महाराज जी ने जाति पर चोट मारते हुए बोला था कि जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा। जो मेरा जन्म है ये जात पात के उलझनों में बंधा हुआ है। राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास चमार। गुरु रविदास महाराज अपने अक्सर सभी बहुत ज्यादा श्लोकों में अपने आप को चमार उन्होंने अपने श्लोकों में लिखा हुआ। तो जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। हे भगवान क्या करें, ऐसी मेरी उस जाति में मैं पैदा हुआ हूं जिसको लोग नीच जात बोलते हैं। क्या मैं जन्म से ही ऐसा हूं या समाज ने मुझे बनाया है? ये उनका प्रश्न था। राजा राम की सेव न कीनी कह रविदास तुम्हारा। जो राम राज्य है जिसको बोलते हैं कि राजा राम की सेव न कीनी, किसी ने जिसने सेवा नहीं की उसको आप फल दे रहे हो। जो सेवा करता है उसको जो है उसका जो है आप कोई मूल्य नहीं कर रहे हो। तो रविदास महाराज ने बोला कि मैं सेवा कर रहा हूं और मेरा भगवान जो है वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा। तो उस समय गंगा मैया ने अपने आप रविदास महाराज के कंगन स्वीकार किए थे। ऐसी एक कहानी है। तो रविदास महाराज जी के बहुत, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो काफी समय लग जाएगा। मुझे लग रहा है मैं काफी समय ले गया हूँ। तो अंत में मैं सभी बंधुओं को, सभी साथियों को फिर से धन्यवाद करता हूँ। और माननीय बादल सिंह बहुत जी हैं, हमारे दोस्त संचालन कर रहे हैं, तेजिंदर बदन जी हैं, और सभी जितने भी जुड़े हुए हैं साथी, सभी को मैं चलते चलते एक गुरु रविदास महाराज जी के एक छोटा सा श्लोक जो है उस माध्यम से आपसे विदाई लूंगा। रविदास महाराज जी ने बोला था, सत्संगत मिल रही मातो जैसे मधुप मखीरा। हम आओ ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियों का छत्ता है, और जहां मधुमक्खियां इकट्ठी हैं तो वहां शहद ही शहद है, मीठा ही मीठा है, मिठास है। आओ हम ऐसे आरबीएम को बनाएं कि अगर जैसे मधुमक्खियों के छत्ते की तरफ कोई उंगली करता है तो वो सभी उसको चिपक जाते हैं और वो भगा देते हैं। तो आओ ऐसे मिल रहिए, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी राह। मधुमक्खियों की छत पर
छत्ते की मधुमक्खियां हैं, वैसे हम मिल रहते हैं। और हम ऐसे मिलकर रहें और आरबीएम के इस काफिले को आगे बढ़ाएं। तो मैं इसी श्लोक से आप सभी से विदा लेता हूं और हर वक्त आरबीएम की पूरी टीम की जो है मनोकामना करता हूं कि वो आगे दिन दुगनी रात चौगुनी चलती रहे। तो इसी बात से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद दादरा साहब। दादरा साहब ने बहुत ही बढ़िया ढंग से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन और उनकी वाणी के संबंध में आरबीएम के सभी धम बंधुओं को बताया, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समय की मर्यादा होती है, तो आज का बाकी का जो समय है, आज की अध्यक्षता कर रहे गायकवाड़ साहब, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया चर्चा में शामिल हों। जो हम बहुजन सफरनामा के संबंध में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो साहब उसमें अपने विचार रखें। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजेंद्र गायकवाड़ साहब। जी, बहुत धन्यवाद तजिंदर भाई, बहुत अच्छा संचालन रहा। और पहले जो हमारे संगठन के संस्थापक गण हैं, आदरणीय मान्यवर श्री प्रकाश भारती साहब, बादल सिंह साहब और हमारे किशोर बारमाते साहब, इन लोगों को मैं बहुत सालों से जान रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बहुजन सफरनामा जो एक प्रारंभ किया गया है, इस सफरनामा में हमारे भारतवर्ष में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, या कहा जाए हमारे वर्ग के महापुरुषों ने जन जागृति के लिए, सामाजिक जागृति के लिए काम किया है। ये बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को जानना, समझना। और अभी जो दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, सबसे पहले ही गायन साहब का, जोगेंद्र नाथ मंडल साहब के ऊपर उन्होंने जितनी तफ्तीश से बात रखी है, डिटेल में समझाया है, क्रमबद्ध तरीके से बताया है, उतना हर आदमी नहीं जानता। और आज का जो युवा है वो भी इतिहास को उतना नहीं पढ़ रहा है। तो जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने वर्तमान को कैसे संभालेंगे और भविष्य की जो संकल्पना है या अम्बेडकर साहब का जो सपना है वो पूरा कैसे कर पाएंगे। तो ये जो सफरनामा है ये चलता रहेगा और इसमें जितने वक्ताओं के अपने विचार हैं, शोध हैं, अनुभव हैं, वो बहुत काम आएंगे। और दूसरे वक्ता धर्मेंद्र कुमार साहब जो दादरा से अपनी बात संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर रखे हैं, उनमें गंभीरता तो है ही है, लेकिन तथ्यों को भी उन्होंने बहुत तरीके से रखा है। मैं साधुवाद करता हूं दोनों वक्ताओं का। और जितना उन्होंने कहा है उससे भी ज्यादा हमारे जितने श्रोता हैं आज बैठे हैं वो भी लगभग जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात, नई बात आई हो जिन बातों को शायद हमने ना पढ़ा हो, ना सुना हो, ना देखा हो। उसमें यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं और हमने कई फिल्में भी देखी हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी अभी तक वक्तव्य हुए हैं, मान्यवर प्रकाश भारती साहब के, बादल सिंह साहब के, इन लोगों ने और किशोर बारमाते साहब ने अपने संदेशों में हमेशा महापुरुषों की जो हमारे दलित वर्ग से आते हैं उनकी बातों को, उनके संदेशों को, उनके कामों को इतना उल्लेखित किया है और प्रेरित भी किया है कि हमको आगे अब करना क्या है। मुझे अध्यक्षीय दायित्व दिए हैं और मैं खैर अपने आप को इस लायक नहीं समझता, ये तो बड़प्पन है हमारे संयोजकों का और प्यार है जो हमेशा बना रहेगा। बस 3 चीजें, मैं अपने 62 साल की उम्र हो रही है, सरकारी सेवा से जून में रिटायर्ड हो जाऊंगा। और जो लोग नए हैं वो बताना चाहता हूं कि मध्य भारत में, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूं, सागर से, और छत्तीसगढ़ में अभी मेरी सेवाएं हैं। वहां पर भी मैं पोस्टिंग में रहा हूं, बैंक में भी रहा, यहाँ भी रहा। महापुरुषों ने जो संघर्ष किए या यातनाएं सही हैं हमारे समाज के जागरण के लिए, वो समस्याएं, वो यातनाएं आज भी हैं। तो
जोगेंद्र नाथ साहब ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को स्टैंड करके और पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर साहब को प्रमोट करके एक इतिहास बनाया। वही मध्ययुगीन जो हमारा भारतीय इतिहास है उसमें चाहे कबीरदास हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र के संत हों, घटके साहब हों, और भी अन्य जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ संत घासीदास साहब हों, इन ज्योतिबा फुले साहब हों, पेरियार साहब हों, मांडवर कांशीराम साहब हों, इन लोगों ने जितना भी काम किया है, जितना भी मतलब प्रयास किया है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उतना प्रयास हम लोग चाह के भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात मैं रखना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं या उतने सफल क्यों नहीं है। उसके 3 चीजें जो मैं अब तक अनुभव किया हूं। पहली चीज तो ये है कि हम लोग एक डायलॉग हमेशा बोलते हैं कि अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, पर शिक्षित हम लोग बन तो गए, संगठित कहाँ हुए? नहीं हुए। संत शिरोमणि रविदास जी ने ही कहा था कि हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सफलता नहीं मिलेगी। तो शिक्षा अपने आप में एक बड़ा कर्म है, और ये शिक्षा जो लोग नहीं कर पाते रोजी रोटी या उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। अब सवाल आता है कि शिक्षित भी हो गए, नौकरी भी मिल गई, मैं अपने वर्ग की बात कर रहा हूँ नंबर 2 पे, कि उन्होंने सामाजिक जो सरोकार है या सामाजिक जो दायित्व है या जिम्मेदारी है उसको कितना निभाया है और निभाते क्यों नहीं है। तो बड़े दुख के साथ मुझे अनुभव करने में मतलब तकलीफ होती है बताने में भी कि पिछले 40-50 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, भोपाल में रहा हूँ, सागर का रहने वाला हूँ, ग्वालियर, दतिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी जाए 15-25 जिलों में जो मैंने देखा हूँ हमारे वर्ग के लोगों की वो यथास्थिति बनी हुई है। अब तो माना डरावनी हो गई है, मतलब सिर्फ अपने आप को लोग बना नहीं पा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी हमारे जो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं उन लोगों ने उल्लेखित किया है कि ये जो समय होता है हमारे जूम मीटिंग का, इस जूम मीटिंग में मैं मैंने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, जहां करोड़ों लोग हैं, है ना, वहां पर हमारे मतलब 200, 300, 400 लोग भी इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनका ये जो प्राइम टाइम है ना वो किसी और काम के लिए है। कोई टेलीविजन बैठ के देख रहा है, तो कोई फिल्म देख रहा है, और कोई अपने नशा पानी में एकदम मदमस्त है। तो मेरा जो दूसरा बिंदु है कि हमारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों ने भले सालों साल, हजारों 500 साल पहले बताया है, लेकिन समस्याएं आज भी वही हैं। विकास समाज का कहीं नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका तीसरा बिंदु ये आता है कि हम क्या नौकरी करके, पढ़ाई करके, राजनीति में जाके, प्रतिनिधित्व करके क्या उन अधिकारों को पा चुके हैं या पाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको भारतीय संविधान में लिखा गया है, वर्णित किया गया है? तो देखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि 10% लोग उसके बारे में नहीं जानते, और जब जानते नहीं है तो अधिकारों के प्रति लड़ाई कैसे करेंगे? हमारे बीच में जितने अभी बैठे हैं लोग, उन सारे लोगों ने देखा होगा जो शासकीय सेवा या निजी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ प्रताड़ना हुई है, उन सबको समय पर पदोन्नति नहीं मिली है, उन सबको नौकरी में इतनी परेशानियां हुई हैं कि कोई बयान नहीं कर सकते हम। अब बात आ जाती है व्यवसाय की। हमारे लोगों को व्यवसाय कहाँ मिलता है? व्यवसाय के लिए कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, अनुभव चाहिए, और उसके साथ हमारे साथ हैंड्स चाहिए, लेकिन है कहाँ, किसके पास? तो व्यवसाय हमारे पास नहीं है। खेती की बात कही, खेती है किसके पास? जितनी खेती थी गांव के लोगों के पास, वो सारे के सारे बेच के शादी विवाह और मृत्यु भोज में खत्म कर दिए। समस्याएं यथावत हैं, हम जहां थे लगभग वही हैं, बस कपड़े थोड़े से बदल गए हैं,
घर का स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा बढ़ गया है। पैदल चलते थे, कार गाड़ी में चल रहे हैं, मोबाइल भी एक की जगह दो दो है। सारी चीजें जो भौतिक चीजें हैं वो हमने इकट्ठी कर ली है, लेकिन मानसिक रूप से हमारे समाज का जो विकास हमारे महापुरुषों ने करना चाहा, वो तो बुद्ध साहब के जमाने से लेकर अम्बेडकर साहब के जमाने तक, और अब हमारा जमाना है। तो वो कहते कहते, समझाते समझाते और लिख लिख के हमको छोड़ गए। हमको पढ़ने का ही समय नहीं, करने की बात तो छोड़ ही दो। तो इन दोनों वक्ताओं के वक्तव्य से हमको तीन चीजें बहुत समझ में आई हैं कि आपका पढ़ना समझना एक बात है, पर करना दूसरी बात है। और करना एक दिन को नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे हैं बीच में, बड़े ध्यान से यूपीएससी पीएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एक महीना बहुत लग के करेंगे, नया साल आया नया संकल्प ले लेंगे, लेकिन पता चला कि दूसरे महीने उन्होंने सब पढ़ना बंद कर दिया। हमारे भारतवर्ष के विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो फिल्म हो, हमारा कितना आदमी है, स्पोर्ट्स हो, हमारा कितना आदमी है, आप जुडिशरी को देख लो, हमारा कितना आदमी है, पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो जितने लोगों को अभी हमने देखा है वो कितने सफल हैं, हम गिन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे की बात हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय प्रकाश भारती जी और बादल सिंह बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि इस आज के सत्र को, सफरनामा को और आगे ले जाएं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी दी है गायकवाड़ साहब ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपने संस्थान में कार्यरत हैं पुलिस में। तो इनका बहुत बहुत साधुवाद जो आरबीएम के साथ जुड़े हैं और समय समय पर जुड़कर जो हमारे संस्थापक महोदय और हमारे टीम के माध्यम से दिशा निर्देश होते हैं उनको मानते भी हैं और आगे भी पहुंचाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। तो बादल सिंह बौद्ध जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे अनुमति लेना चाहूँगा कि अगर समापन की ओर जाना है तो दो शब्द कुछ बोलें समापन से पहले। बादल सिंह बौद्ध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी, आज के सभा के अध्यक्ष जी और दोनों हमारे वक्तागण रहे हैं। उन्होंने दो अलग अलग शख्सियतों पर उनके द्वारा जो समाज कल्याण, डेवलपमेंट और इंक्रीज के लिए कार्य किए हैं उन पर विशेष व्याख्यान रखे हैं। गायकवाड़ साहब ने व्याख्यान के अनुसार उनका सारांश रखते हुए वर्तमान में समाज के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि समाज आकर उखड़ा कहाँ है। लोग सूत्र बोलते हैं और सूत्र बोलकर इतिश्री कर लेते हैं। नौजवानों को किस प्रकार से आगे आना चाहिए, और जो लोग समझ चुके हैं इनके पास सब सहूलियतें अभी बची हुई हैं संविधान के अनुसार, उनको कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए गायकवाड़ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और ये भी बताया कि सेवा में रहते हुए, चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी हो, उनके कुछ दायरे होते हैं, आदर्श आचरण संहिताएं रहती हैं। इससे वो आगे बढ़कर उतना कार्य नहीं कर सकते जितना कार्य एक व्यवसायी और कारपोरेट जगत का जुड़ा हुआ मार्केटिंग साइड का व्यक्ति कर सकता है। मार्केट का जुड़ा हुआ व्यक्ति ब्यूरोक्रेट से भी जुड़ा रहता है और कारपोरेट जगत से भी जुड़ा रहता है। ब्यूरोक्रेट और कारपोरेट इस देश के मुख्य दो स्तंभ हैं जो इस देश को कहीं ना कहीं हैंडलिंग करते हैं। तो हमारे लोगों को जब हम देखते हैं कि ये दोनों जगह में हमारे साथी कहीं दिखाई नहीं देते, इस कारण से हमारे समाज की ये गति होती है। जैसे कि हमारे दादरा साहब ने कहा, एक आखिरी में लाइन बोली थी, संगत को एक मक्खी की छत्ते की तरह होना चाहिए जो क्रिएशन करे शहद का और उस क्रिएशन का प्रोटेक्शन भी करे। जो कोई साथी उस पर अटैक करे क्रिएशन पर, तो उसके ऊपर पूरे अटैक कर दें।
समाज में एक गुण संगठन के रूप में विकसित बहुत कम दिखाई देता है। आज अगर हम बात करें संगठनों की तो 29 लाख संगठन रजिस्टर्ड है और उनमें से लगभग 10 लाख संगठन कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमको इस सफरनामे की बात सबके सामने लानी पड़ रही है। मानवर कांसीराम साहब ने यही कहा था कि जो समाज को शिक्षित करने का कार्य ज्योतिबा फुले सच्चे गुरु, बहुजनों के गुरु, ब्राह्मणेतर समाज के वास्तविक गुरु ज्योतिबा फुले जो वर्तमान समय में हैं, उनकी शिक्षाएं हैं। उनकी शिक्षाएं 1838 से लेकर 1848 से लेकर 1956 तक चलती रही। 108 साल का ये ड्यूरेशन होता है। 1848 से लेकर 1956, 108 साल के लगभग तक ये शिक्षाएं भारत में चलती रही। लेकिन 1956 के बाद ये शिक्षाएं खत्म होती चली गई। तो मानवर साहब ने भी इसी की तरफ ध्यान किया था कि जिन लोगों को ये कार्य करना था उन लोगों ने इस कार्य को नहीं किया और बाबा 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 कहते हुए बाबा साहब को महाराष्ट्र से बाहर की ओर धकेल दिया। मैं उस धकेले हुए अभियान को उत्तर भारत की ओर ले गया और उत्तर भारत में इसको सफल करके बताया। नागपुर में 30 मार्च 2002 में रामबाग में 9 पार्षद कांग्रेस उसके जीते थे बीएसपी के। तो उनके जन अभिनंदन कार्यक्रम में मानवर कांसीराम साहब ने समाज को संबोधित किया था कि मैं 9 सभासदों को धन्यवाद देता हूं कि आपके वजह से मुझे पुनः महाराष्ट्र में अपनी बात कहने का मौका मिला है। अन्यथा यहाँ के साथियों ने सिर्फ बाबा साहब की बनाई हुई राजनीतिक विंग आरपीआई को ही अपना रखा है। अपडेट वर्जन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मुझे 1971 के कारनामे के कारण यहाँ से जाना पड़ा। तो ये सफरनामा ऐसे ही महापुरुष जितने भी हमारे हुए हैं, अभी मात्र हमने 6 माह का शेड्यूल तैयार किया है। गुरु रविदास जी पर पूरे माह व्याख्यान चलेंगे। हमारे और भी सफरनामे के संत हैं, उनका भी समय समय पर दिनांक में आता रहेगा। 7 फरवरी को ममता मई त्याग मूर्ति रमाई का जन्मदिन आता है। जब हम उनको जन्मदिन को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो रोने के सिवा और हमारे पास कुछ बचता नहीं। माता रमाई का त्याग, अगर हम बाबा साहब की शख्सियत को देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं त्याग रमाबाई का एक जैक करता हुआ दिखाई हमको देता है। कैसे रमाबाई के त्याग ने बाबा साहब के एजुकेशन और को जैक किया, कैसे उसको अप किया, नीचे से ऊपर की ओर उठाया, ये हमको देखने को मिलता है। तिलका मांझी का संघर्ष हम 11 फरवरी को देखेंगे और ऐसे ही हम देखते चले जाएंगे। गुरु रविदास जी के जन्म से संबंधित है, जैसे दादरा साहब ने बताया, कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं। उनकी माँ के नाम पर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनकी पत्नी के नाम पर भी भ्रांतियां हैं, उनके पिता के नाम पर भी भ्रांतियां हैं, और 4-5 जो चमत्कार हैं, किंवदंतियां, उनको भी हम क्लियर करेंगे आगे चल के जब समय मिलेगा। सभी साथियों के जो उन्होंने अध्ययन से, जैसे साहब ने बताया, सोशल मीडिया से सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है जानने का देख लेते हैं और देखकर भूल जाते हैं। उससे हमने समझ क्या बनाई। प्रत्येक ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जो हमको सलाह नहीं देता हो, सीख नहीं देता हो, शिक्षा नहीं देता हो। अगर हम उसको शिक्षा के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तो हमको उन बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। रविदास जी ने यही किया। रविदास जी के दौर के समय मुस्लिम शासकों को भी बड़ा जोरदार इस भारत देश में शासन था और हिंदुओं का भी सामाजिक रूप से बड़ा वर्चस्व था।
तो गुरु रविदास जी ने सार सार को ग्रहण किया और थोता देत उड़ाए, सार सार को ग्रहण कर थोता देत उड़ाए। उन्होंने इन प्रकार की बातों को ध्यान में रख कर बातें की हुई हैं। उनके जन्म से लेकर के और आखिरी के समय तक उन्होंने क्या क्या कार्य की हैं हम सफरनामे में लाएंगे। और जो भी किंवदंतियां हैं उन किंवदंतियों के बारे में बहुत सारी हमारे पास पुस्तकें हैं। संत प्रवर रविदास, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें 10 बिंदु ऐसे हैं जिनको बुद्ध की शिक्षाओं से रिलेटेड किया गया है। और उस पुस्तक का नाम भी लिखा है बौद्धकालीन विरासत के पुरोधा। तो उससे हम कुछ बातें निकाल के रखेंगे। और इस प्रकार से आप सभी ने समय दिया और सुनते रहें। बीच बीच में जो भी आपके मन में शंकाएं कहीं होंगी, जैसे कई किंवदंतियां उनके जन्म के संबंधित हैं, गंगा के घाट की हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या मतलब है, सीना चीर जनेऊ निकाला, इसका क्या मतलब है, एक एक ब्राह्मण के साथ एक एक गुरु रविदास बैठ गए, इसका क्या मतलब है। तो इस संबंध में बहुत कुछ दादरा साहब ने इधर मेंशन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। लेकिन 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में जोगिंद्रनाथ मंडल जी या गुरु रविदास जी या किसी भी हमारे जो समाज के ध्वज वाहक रहे हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इतनी जल्दी वो किसी को बता सकें। लेकिन फिर भी शॉर्ट में उनके दोहाओं के द्वारा, उनकी साखियों के द्वारा, उनके लेखों के द्वारा यहाँ रखी गई हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष महोदय। तो आज का समापन सभ्य सत्ता सुखी से करेंगे। सभी साथी पुनः अपने माइक ओपन कर लें। परमिशन दी गई है सबको माइक ओपन करने की, पुनः ओपन कर लें और सभ्य सत्ता एक साथ कर लें। खराब होगी ना रविदास को देने के लिए। सभ्य सत्ता सभ्य हन्तु चक्रे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु चक्रे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु चक्रे सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः। साधु साधु, सबका मंगल हो। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम। सादर आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय लंकेश। जय भीम, नमो